नाज़रीन, प्रोग्राम वकील साहब में आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है। मैं हूं आज़म आज़मी। प्रोग्राम वकील साहब के ज़रिए हमारी कोशिश होती है कि आपके जहन में कोई कानूनी उलझन हो, कोई परेशानी हो, कुछ जानना चाहते हो, घर बैठे एक फ़ोन कॉल के ज़रिए आप मालूम कर सकते हैं। इसीलिए हमने अपनी नौइयत का एक अलग प्रोग्राम लेकर आपके लिए आए हैं ताकि आप कानून को करीब से जानें। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है सुप्रीम कोर्ट के मारूफ वकील डॉक्टर फ़ारूक खान साहब। फ़ारूक साहब, बहुत बहुत इस्तकबाल है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। कैसे मिजाज? तो नाज़रीन, आप भी हमारे इस प्रोग्राम में शिरकत कर सकते हैं। नंबर टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं और आपके जहन में अगर कोई सवाल है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। फ़ारूक साहब, कॉलर को हम शामिल करें उससे पहले कुछ बातचीत कर लेते हैं। जायदाद या संपत्ति किसे कहते हैं कानून की नज़र में? संपत्ति और जायदाद दो तरीके की होती हैं, मूवेबल और इमूवेबल। इमूवेबल वो होती हैं जो ज़मीन है, मकान है। जी जी। मूवेबल प्रॉपर्टीज़ में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, गाड़ी है, घोड़ा है, आपकी चीज़ें हैं, लाइफ स्टॉक है, शेयर्स हैं, स्टॉक एंड ट्रेडिंग है। तो दो जो ब्रॉडर डेफिनेशन है वो मूवेबल और इमूवेबल की होती है। जी बिल्कुल। जायदाद में अगर बंटवारे की हम बात करें कि पिछले हफ्ते भी कई कॉल हमारे पास इसी तरह के आ रहे थे कि मुस्लिम अगर है और हिंदू है या गैर मुस्लिम कोई भी उससे बरादरी से हो तो उसके जायदाद में जो तकसीम होगा तो किस तरह से फ़र्क, कानून के हिसाब से किस तरह से फ़र्क होगा उसमें? देखिए, ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है और मैंने कई बार आपके प्रोग्राम में ये पहले भी बताया है कि सवालात का जवाब देते वक्त कि प्रॉपर्टी जो इनहेरिटेंस राइट्स क्रिएट होते हैं, ये चाहे वो मुस्लिम्स में हो, हिंदू में हो, क्रिश्चियंस में हो, ये डिफरेंट कोर्ट्स हैं। जैसे शरीयत के हिसाब से भी जो पर्सनल लॉ के हिसाब से जैसे मुसलमानों में जो प्रॉपर्टी का जो इनहेरिटेंस का मामला है उसमें शरीयत एप्लीकेशन एक्ट है 1937 गालिबन, उसके तहत वो चीज़ें होती हैं। और ये चीज़ें हमेशा ज़्यादातर लॉ का तो एक सेट फार्मूला है, ये ज़्यादातर चीज़ें डिपेंडेंट होती हैं फैक्ट्स के ऊपर भी। हिंदू सक्सेशन एक्ट है, उसमें अभी आपने देखा होगा सुप्रीम कोर्ट ने अभी एक जजमेंट दिया है कि एग्रीकल्चरल लैंड में भी, एंसेस्ट्रल में भी जो हिंदू फैमिली की जो लड़कियां हैं उनका भी राइट होगा, राइट। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट्स को मिला के बनती हैं। और ये कभी भी हम जब आपके प्रोग्राम पे लोगों को सलाह देते हैं तो ये कहते हैं कि हमेशा ऐसे मामलात में एक ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग ज़रूर इस प्रोग्राम से हासिल करें, लेकिन एग्जैक्ट और डेफिनेटिव ओपिनियन के लिए अपने लॉयर से ज़रूर राब्ता कायम करें ताकि आपको बेहतर चीज़ें बताई। बिल्कुल, लगातार हम ये भी बताते रहते हैं कि कोई भी फैसला करने से पहले आप वकील से मशवरा ज़रूर कर लें, कोई भी कदम आगे बढ़ाने से पहले। एक चीज़ और जानना चाह रहा था फ़ारूक साहब कि अगर कोई केस है, मुस्लिम केस है, तो क्या कोर्ट शरीयत को भी उसमें देखती है? शरीयत को देखकर फैसला किया जाता है? शरीयत को उसमें काउंट किया जाता है? जी बिल्कुल। हमारी जो मुस्लिम्स लॉ में जो प्रॉपर्टी का जो बंटवारा है, जो राइट्स क्रिएट होते हैं लीगल हेयर्स के, वो शरीयत के हिसाब से ही होते हैं। और उसके लिए शरीयत एप्लीकेशन एक्ट भी है, अंग्रेज़ों के ज़माने का ही कानून है, वो कानून आज भी लागू है, जिसके तहत कोर्ट्स को ये अख्तियारात हैं कि इनहेरिटेंस के जो हमारे पर्सनल लॉज हैं उसके बेसिस पे कोर्ट्स जुडिशियल डिग्री पास कर सकें। जी बिल्कुल। अभी सुप्रीम कोर्ट ने भी एक जजमेंट दिया है कि खानदानी जो जायदाद है उसमें बेटियों का भी बराबर का हक होगा। वो तो है ही है। ये अभी जो आपने बोला है ये हिंदू सक्सेशन एक्ट के दायरे में बोला है। ये जो जजमेंट आया है सुप्रीम कोर्ट का, जो ये हिंदू मैरिज एक्ट में, असल में हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू सक्सेशन एक्ट में जो सक्सेशन एक्ट सॉरी, उसमें जो हिंदू रिलीजन में जो प्रॉपर्टी का डिवीज़न था उसमें पिछले 20 सालों में काफ़ी पॉजिटिव डेवलपमेंट्स कोर्ट ने किए हैं। अभी रिसेंट एक जजमेंट आया है कि जो एग्रीकल्चरल एंसेस्ट्रल लैंड है उसमें भी जो हिंदू फैमिली की जो लड़कियां हैं, जो वुमेन हैं, उनका भी हक बनता है उसमें जायदाद में। जी बिल्कुल फ़ारूक साहब, अगर हम इधर देखें साउथ की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो लड़कियों की शादी में जहेज़ दिया जाता है या सोना दिया जाता है, जो कैश दिया जाता है, तो वो कहा जाता है कि जायदाद का जो हिस्सा है वो एक तरह से उनको दे दिया गया। तो क्या जायदाद का हिस्सा वो दोबारा क्लेम नहीं कर सकती कि जो ज़मीन है या घर है, पुश्तैनी घर है या ज़मीन है, उसमें वो क्लेम नहीं कर सकती बाद में? नहीं, ये बिल्कुल गलत सोच है। अगर
आप शादी ब्याह में खर्च करते हैं और जो भी जहेज वगैरह या जो भी गिफ्ट हदिया आप देते हैं वो एक अलग चीज़ है, वो कहीं से सेट ऑफ नहीं करता उस लड़की का जो राइट है अपनी प्रॉपर्टी पे, अनलेस कि वो लड़की या वो जो बच्ची है या जो वुमेन है वो अपने राइट को खुद रिलिंक्विश करे, वो ये कहें कि मुझे ये जायदाद में हिस्सा नहीं चाहिए, उसको आप लोग भाई या बहनें जो रिमेनिंग हो उसमें आप तकसीम कर लें। तो बहुत सिंपल सी बात ये है कि ये एक बहुत गलत कंसेप्शन लोगों के जहन में बना हुआ है कि चूंकि लड़की की शादी हो गई और लड़की को हमने शादी ब्याह कर दिया अच्छे से और उनको जो जहेज वगैरह देना था वो दे दिया, तो उसके बाद फिर उसका राइट नहीं बनता। ये बहुत मिसकंसीव्ड, गैर कानूनी और गैर शरई नोशन है। तो नाज़रीन को बताते चले कि हमारे साथ फ़र्रुख साहब लगातार मौजूद हैं। अगर आपके जहन में कोई सवाल है, कोई कानूनी उलझन है तो आप कॉल कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के मारूफ वकील फ़र्रुख साहब हमारे साथ लगातार मौजूद है। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो 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 अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अगर बाप के 5 बेटे होंगे तो बाप देगा 4 बेटों का गिफ्ट डीड, एक को नहीं देगा अपना प्रॉपर्टी, तो उस गिफ्ट डीड। मुझे इनकी आवाज नहीं आ रही है, आवाज इनकी थोड़ा कम आ रही है। एक बार आवाज इसका अगर पॉसिबल हो तो बढ़ा दीजिए। ऐसा एक बाप के 5 बेटे हैं, ठीक है, तो बाप जो है वो 4 बेटों को गिफ्ट डीड देता है अपनी प्रॉपर्टी का। 4 को हिस्सा दिया है उसने, गिफ्ट डीड दिया हुआ है, और एक बेटे को नहीं दिया उसने। क्या वो गिफ्ट डीड टूट सकते हैं उसके मरने के बाद? ठीक है, बिल्कुल इंशाल्लाह बिल्कुल जवाब दिया जाएगा। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़े, उनसे भी बात करेंगे। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। जी भाई, कहाँ से बात कर रहे हैं? हाँ, ये मैं मुन्ना अहमद पंटावन जी बोल रहा हूँ। जी, सवाल पूछिए अपना। हाँ, टीवी सेट से थोड़ा सा दूर होकर बात कीजिए, आपकी आवाज़ इको कर रही है। अच्छा ठीक है, जो मैं मेरा नाम आने से ना बोलूँगा ना भैया। हाँ, आ गया, नाम आ गया, आप सवाल पूछिए। पूछूं? बिल्कुल पूछिए। हेलो जी जी, सवाल पूछिए अपना। नहीं, अभी दूसरा आदमी का नाम है, अभी मेरा नहीं, आप टीवी से थोड़ा सा दूर होकर बात कीजिए, आप ही से हम बात कर रहे हैं, सवाल कीजिए अपना। अच्छा, नहीं ये तो मेरा नाम नहीं आया, मुन्ना अहमद नहीं आया है। चलिए दोबारा आप एक बार ट्राई कीजिए। तो फ़र्रुख साहब कॉलर जो थे हमारे, उन्होंने कहा था कि 5 बेटे हैं, तो वालिद साहब ने 4 को तो हिस्सा दिया, 1 को नहीं दिया। गालिबन यही सवाल समझ में आया है, तो इसके लिए क्या किया जा सकता है? देखिए, ये एक मेजर कंट्रोवर्सी है जिसको आपने सुना होगा, आप सब लोगों ने, डिसऑन कर देना, आक जिसे कहते हैं, आक कर देना। हमारे यहाँ डिसऑनमेंट मुस्लिम लॉ में अलाउड नहीं है। प्रॉपर्टी पे औलाद की जो है वो उसका पूरा हक है, और जो उसके वालिद हैं या वालिदा हैं, जो जितना उनको हक है वसीयत करने का, या उनकी अगर वो मकरूज हैं उसको हटाने का, और उनकी ज़िंदगी के बाद जो उनकी प्रॉपर्टीज बच जाती हैं उसमें उनका हक बनता है। पर अगेन इस पे कॉन्फ्लिक्टिंग जजमेंट्स हैं डिफरेंट हाई कोर्ट्स के। ये डिपेंड करता है फैक्चुअल मैट्रिक्स के ऊपर कि क्या वो गिफ्ट डीड वालिद के इंतकाल के बाद कैंसिलेशन में टिक पाएगी या नहीं टिक पाएगी, और उसमें उसके पीछे क्या कंडीशंस हैं, क्या चीज़ें किन ग्राउंड्स पे की गई हैं, क्या क्योंकि नॉर्मली एक चीज़ है जैसे कि लोग ये समझते हैं कि सिर्फ वाइफ ही हस्बैंड से मेंटेनेंस मांग सकती है। उस कानून में जो 125 CRPC है उसमें इवन वालदैन भी अपनी औलाद से मेंटेनेंस मांग सकते हैं। तो क्या कोई ऐसा भी डिस्प्यूट रहा हो? इन सारी चीज़ों के ऊपर ये डिपेंड करता है कि उनकी ज़िंदगी के बाद उस गिफ्ट डीड की वैलिडिटी होगी या नहीं होगी। जी, एक सवाल यहाँ पे ये भी है कि अक्सर देखा गया है कि वालिदैन जो है वो ज़िंदा रहते ही बच्चों में जो भी हिस्सा होता है वो तकसीम कर देते हैं, लेकिन अगर बाद में डिस्प्यूट हो तो क्या ये मुमकिन है कि दोबारा ये लोग कोर्ट जाकर उसको अलग से कुछ डिवाइड कर सकें? देखिए, जब एमिकेबल सेटलमेंट हो गया, और ये होना भी चाहिए कि आप
अपनी ज़िंदगी के दौरान ही अपनी, अगर आप सेटलमेंट करा सकें अपने लीगल हेयर्स का, जो भी आपके बच्चे हैं, तो उससे अच्छी कोई बात नहीं है। और एक बार जब सेटलमेंट हक से हो गया और उसमें कोई मान लीजिए थोड़ी बहुत 19-20 है जिसको सारी फरीक ने उसको एक्सेप्ट किया, तो बाद में वो चैलेंज करना जो है वो बहुत मुश्किल है और उससे समरसॉट लेना या उससे यू टर्न लेना। लेकिन अगर वालिदैन इंतकाल हो गया उनका बिना प्रॉपर्टीज़ का डिवीज़न किए हुए और उसके बाद फिर वो एमिकेबल सेटलमेंट नहीं हो पा रहा है आपस में बैठ के, तो फिर आपको कोर्ट ही जाना पड़ेगा और कोई रास्ता है नहीं। नहीं, अगर वालिद साहब का इंतकाल हो गया उसके बाद अगर बंटवारा होता है, क्योंकि अगर निशानदेही उन्होंने कर दिया ऑन रिकॉर्ड नहीं है, तो कैसे मुमकिन हो सकेगा? होता वालिद साहब ने अपने जिंदा रहते निशानदेही तो कर दी लेकिन ऑन रिकॉर्ड कुछ भी नहीं है। लेकिन देखिए अब ये निशानदेही का मामला तो ये है ना कि डॉक्यूमेंट्री एविडेंस में तो बात नहीं, ये बात तो नहीं बनती ना। अगर मान लीजिए 3 भाई हैं और 3 में 2 ये कह रहे हैं कि निशानदेही कर दी, ये कह रहा है कि ये दोनों झूठ बोल रहे हैं, तो ये बात तो कोर्ट ही तय करेगी। ये तो एविडेंस लीड करना पड़ेगा। जो लोग कह रहे हैं उनमें 2 फरीक जो कह रहे हैं कि हाँ निशानदेही की गई, उनको एविडेंस कोर्ट में सबूत पेश करके इस बात को प्रूफ करना होगा कि ये निशानदेही की गई। तो ये डिपेंड करता है कि क्या उसमें गवाहियां हैं, क्या सबूत मौजूद हैं, इन सारी चीज़ों पे ये सारी चीज़ें डिपेंडेंट करती हैं। चलिए आगे बढ़ाएंगे प्रोग्राम को। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई, कहाँ से बात कर रहे हैं? टीवी का आवाज बढ़ा सकता हूँ थोड़ा? जी जी, नहीं टीवी से थोड़ा दूर होकर बात कीजिए, आप फोन पर बात कीजिए, बाकी लोगों को सुनने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ थोड़ा दूरी रह के बात कर रहा हूँ। ठीक है, सवाल कीजिए। जी मेरा नाम खदीर है, मैं हैदराबाद तेलंगाना मोगलपुर से बात कर रहा हूँ। ठीक है जी, सवाल कीजिए। जी बोलूँ मैं? हाँ बिल्कुल, सवाल कीजिए अपना। हाँ मैं मोगलपुर तेलंगाना से बात कर रहा हूँ। 5 सितंबर को भी मैं बात कर रहा था सैयद जिलानी साहब से, जरा वो मेरे कैसे बराबर दिन समझ में नहीं आया मेरा मसला। सवाल एक बार फिर कीजिए, वकील साहब आपकी आवाज सुन रहे हैं। 18 महीने है। मेरी लड़की सऊदी अरब आभा में एक प्राइवेट जी सवाल कीजिए। मेरी लड़की सऊदी अरब आभा में प्राइवेट दवाखाने में काम करते करते पुराना जुलाई 2019 को इंतकाल होगा। 20 जुलाई 2020 इंतकाल होगा। बच्चा मेरा नवासा पैदाइश से मेरे जरिए परवरिश पढ़ रहा है। तो हाँ 2020 जुलाई ठीक है, पढ़ रहा है। ठीक है। अब बच्चे की किफायत भी वो लोग कुछ भी नहीं कर रहे हैं। और मेरा बच्ची का बहन सामान, जोड़े की रकम, 5 तोले सोना, कपड़े उपड़े वापस तो करने के आते वो लोग किरकिरा कर रहे हैं। ठीक है, चलिए बिल्कुल जो भी बेहतर होगा जवाब दिया जाएगा। तो फ़ारूक साहब भाई का सवाल था कि इनकी बेटी जो है वो सऊदी अरब में रहती थी और वहाँ पे अभी हाल ही में उनका इंतकाल हो गया है, तो जो इनका नवासा है वो इनके साथ रहता है। तो लड़के वाले जो भी जहेज़ की रकम है या जो भी जोड़े की रकम यहाँ पर चलती है साउथ में, वो वापस करने को तैयार नहीं है और जो भी बच्चे का खर्चा है वो भी देने को तैयार नहीं है। देखिए बेटा जो इनका नवासा है और उसके अगर वालिद उसको मेंटेन नहीं कर रहे हैं कफालत में, तो उसके लिए बच्चे की तरफ से मुकदमा फाइल किया जा सकता है 125 CRPC में। अगर वो बच्चा माइनर है तो ये बहैसियत उसके नाना ये मुकदमा फाइल कर सकते हैं उसके नाम पे। तो इसके लिए इनको किसी लॉयर से मिलना पड़ेगा और जो बिटिया की चीज़ें, जो इनकी बेटी जिनका इंतकाल हो गया उनकी जो चीज़ें, उसके लिए भी आपको मुकदमा फाइल करना पड़ेगा। तो आप इन सारी चीज़ों को लेके किसी अच्छे सिविल लॉयर से मिल लें, उससे मशवरा कर लें और मशवरा करके कानूनी कार्रवाई आप इस पर करें। बिल्कुल, लगातार हम ये बताते रहें कि हतमी फ़ैसला करने से पहले आप किसी लॉयर से, वकील से ज़रूर मिलें। तो प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे, एक और कॉलर को शामिल करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई, कहाँ से बात कर रहे हैं? हाँ कश्मीर से बोल रहे हैं, गुलाम अहमद लोन हमारा नाम है। जी बताइए लोन साहब, क्या सवाल? हाँ अर्ज है कि हम सोपर से बोल रहे हैं। ये हम जो एक जमीन की कागज बना रहे हैं, इसको जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी कर रहे हैं। हम जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी कर रहे हैं जम्मू से, जो मतलब कोई माइग्रेंट यहाँ हो रहा है तो उसने अपनी जायदाद जहाँ जमीन बेच दी, फिर उसने गवर्नमेंट एक्ट लगाया कि इसको जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी बनाना।
तो जनरल पावर वाले हम कोर्ट फीस जो भर रहे हैं वो रकम भी उसको दे रहे हैं पूरा, तो इसको बैनामा माना जाएगा या इसको मतलब सिर्फ एक दस्तावेज की तौर पर माना जाएगा? चलिए बिल्कुल जवाब दिया जाएगा। तो देखिए, ये जो मसला है, कश्मीर के मसले 370 से पहले और बाद में बहुत फ़र्क आया है, और लैंड के जो मैटर होते हैं वो स्टेट सब्जेक्ट्स होते हैं। टेक्निकली मैं एज अ लॉयर रिकमेंड नहीं करता कि जहाँ पे कन्वेंस डीड या सेल डीड की जा सकती है वहाँ पे आप जीपीए पे कंसिडरेशन करें। तो अगर कोई इम्पेडिमेंट या कोई ऐसी परेशानी नहीं है, कोई ऐसी कानूनी उलझन नहीं है और कोई ऐसी रोक नहीं है, तो जब आप पैसा दे रहे हो और ज़मीन का सौदा कर रहे हैं तो आप अपने नाम पे सेल डीड कराइए, कन्वेंस डीड कराइए। जीपीए वगैरह में तो हमेशा इश्यूज पैदा ही होते हैं। तो अगर कोई उसका इशू है कि नहीं, कन्वेंस डीड या सेल डीड होने में कोई दिक्कत है, लीज होल्ड फ्री होल्ड का कुछ मामला है, तो ये डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर। अभी कश्मीर के मामलात में ज़मीन के, जैसे मैंने बताया कि ज़मीन के जो मामलात होते हैं, हर स्टेट को हमारे मुल्क में जो उसको हकूक़ हासिल हैं हमारे आइन के हिसाब से कि वो अपने कानून बना सके ज़मीन के मुतल्लिक। तो ये डिपेंड करता है वहाँ की लोकल रिक्वायरमेंट्स पे। तो मैं आपको ये इल्तिजा करूँगा आपसे कि आप इन चीज़ों को, सारी अपने मसलों को लेके वहाँ कंसल्ट कर लें। लेकिन एक बात साथ में ये भी कहूँगा कि अगर सेल डीड और कन्वेंस डीड हो सकती है तो यू मस्ट अवॉइड, आपको बचना चाहिए जीपीए पे ट्रांजैक्शन करने के लिए। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जवाब देने के लिए। प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे, एक और कॉलर को शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, गलबन कॉल जो है वो ड्रॉप हो गई। फ़ारूक साहब, एक सवाल और था, इससे पहले भी आया था उसमें, लेकिन बात नहीं हो पाई थी पूरा, कि दादा है, उसके बाद बेटा, उसके बाद पोता। वालिद साहब का इंतकाल हो गया तो दादा की जायदाद में पोते का हक कितना होगा या कितना हिस्सा होगा? देखिए, ये डिग्री पे वॉल्यूम, ये चीज़ें, इसलिए मैं फॉर्मूले में, क्योंकि इससे काफ़ी कंफ्यूजन भी क्रिएट होता है कि दादा की ज़िंदगी में पोता तो है पर वालिद का इंतकाल हो चुका है। जी जी, राइट। या दादा का भी इंतकाल हो गया है और दादी जिंदा है। राइट। ये डिग्री ऑफ इन्वॉल्वमेंट पे आता है, क्योंकि उसमें फैक्ट्स को देखना बहुत ज़रूरी है, और इसमें बहुत सारे दूसरे तरह के भी जुडिशल प्रोनाउंसमेंट्स हैं कि हकूक़ क्या है। जैसे बहुत एक मोटा मोटी तौर पे ये समझी जाती है कि भाई अगर औलाद के इंतकाल जो है वो बाप की ज़िंदगी में हो गई तो उसकी आल औलादों पे कोई हक नहीं होगा प्रॉपर्टी पे। कुछ चीज़ें क्या है कि हम लोगों ने खामखा में कॉम्प्लिकेट की हुई हैं। जो चीज़ें आसानी से और बहुत सिंपल था, उसको मैं माफ़ी चाहूँगा, खैर वो कहना सही मुनासिब नहीं होगा, लेकिन हम लोगों ने, जो हमारे ज़िम्मेदारान हैं इन महकमों को और इन मामलों को देखने वालों, उन्होंने कॉन्ट्रडिक्शन बहुत पैदा की है। आप देखेंगे कि शरई मामलों पे और ज़मीन जायदाद के ही मामलों पे डिफरेंट इदारों से, जो हमारे मुख्तलिफ इदारे हैं, डिफरेंट तरह के फतवे आते हैं, जो कि अगर आप सामने एक दूसरे के रखें तो एक ज़मीन और एक आसमान की बात करते हैं। तो ये चीज़ें डिपेंड करती हैं पर्टिकुलर फैक्चुअल मैट्रिक्स के ऊपर। उस फैक्ट्स के ऊपर ही एडवाइस करना बेहतर होता है। ब्रॉडर फार्मूले में लगा के रखना जो है वो बहुत कंफ्यूजिंग और बहुत डेट्रीमेंटल होता है इंटरेस्ट के लिए। जी चलिए, एक और सवाल है कि किसी जायदाद का या किसी प्रॉपर्टी का या ज़मीन का डॉक्यूमेंट तो मेरे पास है, लेकिन उस पर कब्ज़ा ऑलरेडी किसी का कहीं मैंने ख़रीदा है, कई सालों से मैं वहाँ पर नहीं गया, किसी ने कब्ज़ा उस पर कर लिया है, तो उससे छुटकारा पाने के लिए, उससे निजात पाने के लिए क्या करेंगे? देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट पहलू ये है कि अगर आपकी कोई ज़मीन है तो उसका आप बिल्कुल ख्याल रखें कि उस पर कोई काबिज़ ना हो, उसमें प्रॉपर प्रोटेक्शन करें, बाउंड्री वगैरह बनवाएं और उसका ख्याल रखते रहें। जायदाद को ऐसे छोड़ देना भी बेहतर नहीं। और जिस वक्त भी आपको ये पता चले, किसी आपको इल्म हो कि भाई उस पर कोई चीज़ की जा रही है, करने की चीज़ें दो तरीके से होती हैं। एक फिजिकल कब्जा होता है, एक कागजी कब्जा होता है। मान लीजिए आपकी ज़मीनें में उस पर फिजिकल काबिज तो नहीं हो, पर मैं ज़मीनें बनवाए जा रहा हूँ, अरे
अपने कागज बनवाए जा रहे हो, आपकी ज़मीन पे आधार कार्ड बनवा लिया, आपकी ज़मीन पे पैन कार्ड बनवा लिया उसी एड्रेस पे। तो इन चीज़ों का जब भी आपके इल्म में आए तुरंत मुकदमा फाइल करें, राइट टू एडवर्स पोजीशन क्रिएट ना होने दें। ये हम लोगों के लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि अगर आपकी कोई ज़मीन है और उस ज़मीन पे मैं 12 सालों से ज़्यादा से काबिज़ हूँ और आपने उन 12 सालों में कोई कार्रवाई नहीं की मुझे बाहर निकालने की कानूनी, तो 12 साल के बाद मेरा उस प्रॉपर्टी के ऊपर राइट टू एडवर्स पोजीशन बन जाता है। तो इसलिए लोगों को बहुत ज़्यादा डिलीजेंस रखनी चाहिए और कभी भी कोई चीज़ ऐसी निकल के आए जहाँ लगे कि ज़मीन कब्ज़ा होने की कोई नवैयत है या पोजीशन है, तो तुरंत उस पर कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। चलिए बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। कॉलर हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी हेलो। जी अस्सलाम वालेकुम। जी भाई, कहाँ से बात कर रहे हैं? जी हम भंडारा से बात कर रहे हैं। जी पूछिए, सवाल पूछिए अपना। हाँ जी, अभी जैसे लॉकडाउन में जो घर किराया पे दिए जा रहे हैं उसके लिए कुछ ऑनलाइन प्रोविजन है क्या? क्योंकि अभी जो टेनेंट है और जो ओनर है दोनों अगर सेम सिटी में नहीं है, पुणे में घर है, तो कैसे उसका कागजी व्यवहार कर सकते हैं? दोनों अगर एक शहर में नहीं है तो किराया किस तरह से दिया जाए, ये जानना चाह रहे हैं? नहीं, किराया नहीं, एग्रीमेंट कैसे रिन्यूअल करना है? एग्रीमेंट कैसे रिन्यूअल किया जाए? मैं बता। चलिए बिल्कुल बिल्कुल इंशाल्लाह जवाब दिया जाएगा। फरूक साहब, देखिए उसका क्या जी, बहुत अच्छा सवाल है और बहुत लोगों के लिए ये सवाल फ़ायदा पहुंचाएगा आपके इस प्रोग्राम के उससे। अब नॉर्मली होता क्या है कि एग्रीमेंट मकान मालिक आ गए और साइन हो गया, नोटरी वगैरह हो गई या रजिस्टर्ड हो गया। अब इन हालात में, पैंडेमिक में, जबकि ट्रैवल की रिस्ट्रिक्शन है या कोई ओल्ड एज है या बाहर नहीं निकलना चाहता, तो उसका बहुत सिंपल सा तरीका है। सबसे इम्पॉर्टेंट है, अगर आप ये करना चाहें तो आजकल सिग्नेचर की जगह डिजिटल सिग्नेचर भी चलता है। अगर आप डिजिटल सिग्नेचर, बहुत सारी एजेंसियां हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की अप्रूव्ड है, तो आप डिजिटल सिग्नेचर भी ले सकते हैं। और आपने देखा होगा आजकल बहुत सारे डॉक्यूमेंट डिजिटली साइंड होते हैं, पेन ड्राइव जैसा होता है, आप लगाते हैं कंप्यूटर में और वो साइंड हो जाता है आपके, और वो डिजिटल सिग्नेचर इशू होता है आपके सारे डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करने के बाद। अगर डिजिटल सिग्नेचर में नहीं जाना चाहते आप और आप सिंपल इसका चाहते हैं रेजोल्यूशन, तो ये है कि आप एग्रीमेंट बनाएं जो, और मकान मालिक से कहें कि वो एग्रीमेंट आपको मेल पे भेज दें और आप उसको उस पर कॉन्करेंस एक्सेप्टेंस लिख के भेज दें। और उस कॉन्ट्रैक्ट में, एग्रीमेंट में क्लॉज ये ज़रूर लिख दें कि ये एग्रीमेंट अभी ईमेल पे साइन होगा, एक्सचेंज होगा, और जब ये हालात ठीक हो जाएंगे तो हम इसको रजिस्टर करा लेंगे या नोटरी करा लेंगे, जैसा भी उसकी नवैयत है, और एक्स पोस्ट फैक्टो इसकी नवैयत होगी। तो आप ईमेल पे भी अगर एक्सचेंज कर लेते हैं कॉन्ट्रैक्ट की कॉपीज़ को या बेसिक टर्म्स एंड कंडीशंस को कि भाई पुराना कॉन्ट्रैक्ट वही रहेगा, बस किराया पहले मान लीजिए 10 था तो अब वो 8 हो गया या 12 हो गया, और उस पर दोनों लोगों की सहमति आ जाती है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट काफ़ी हो जाएगा अभी के हालात में, जो अभी हम लोग जिस एक मेडिकल इमरजेंसी के दौरान से गुजर रहे हैं। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। देखिए जनाब, मैं ये तेलंगाना गवर्नमेंट के तहत LRA के ताल्लुक से मैं जानना चाह रहा हूँ, ये कहाँ तक कैसा क्या तरीका है, मालूम करवाएं। LRS जी चलिए बिल्कुल इंशाल्लाह बताया जाएगा। ये देखिए गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना की पॉलिसी है अर्बन प्लानिंग वगैरह को लेके, और उसमें मास्टर प्लान, जोनिंग वगैरह चीज़ों को लेके है। अब LRS अपने आप एक बहुत वेग और बहुत वास्ट सब्जेक्ट है। अब इस पे एग्जैक्टली क्वेरी क्या है ये डिपेंड करती है कि भाई आपकी क्या क्वेरी है। और चूंकि हम लोग ये कहते हैं वकील होने के नाते कि जब भी कोई नई स्कीम आती है या कोई नया कानून आता है तो वो बड़ा नेबुलस स्टेज में होता है, उसमें जो डिस्प्यूट्स या इंटरप्रिटेशन कोर्ट्स करती हैं धीरे धीरे, जब प्रॉब्लम्स आती हैं और लोग कोर्ट जाते हैं। तो एकेडमिक डिस्कशन के लिए तो सिंपल सी बात है कि LRS एक अर्बनाइजेशन का एक स्कीम है, और उसमें जो गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना लेके आई है रिमॉडलिंग वगैरह को लेके। बाकी कोई स्पेसिफिक क्वेरी हो तो आप बताएं, तो उसका मुताला करके आपको इंशाल्लाह ज़रूर उस बात का जवाब दिया जाएगा। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। जम्मू कश्मीर से बोल रहा हूँ, मोहम्मद अमीन सर। हाँ जी बिल्कुल, सवाल पूछिए अपना।
जम्मू कश्मीर। सवाल ये है जनाब कि यहाँ पे एक बायनामा हुआ, रजिस्ट्रेशन बायनामा हुआ कोर्ट से, पोजीशन कहीं और दी जमीन की और कागजी बायनामा कहीं और काट दिया गया। अब इसका हमने चैलेंज करना था, इसकी कोर्ट फीस वगैरह कितनी पड़ती है बायनामा चैलेंज करने में? चलिए बिल्कुल बताया जाएगा। फारूक साहब, स्टैंप ड्यूटी भी स्टेट का सब्जेक्ट है कि कोर्ट फी कितनी आएगी, एड वोलोरम कोर्ट फी आएगी या फिक्स फी आएगी। तो इसके लिए आपको तो अपने लॉयर से ही कांटेक्ट करना पड़ेगा। और अगर उसमें इसका भी फ़र्क पड़ता है कि आप पोजीशन में हैं, पोजीशन में आप हैं तो उसकी कोर्ट फी अलग हो जाती है, आप पोजीशन में नहीं तो कोर्ट फी अलग हो जाती है। तो कोर्ट फी कैलकुलेशन हर स्टेट के कानून के हिसाब से होता है। जैसे दिल्ली में एज ऑन एक फिक्स रेशियो बना हुआ है कि भाई इतने पे इतना, इतने पे इतना, फिर इतना बढ़ता चला जाएगा। यूपी में और दिल्ली में बहुत, और इवन हरियाणा में बहुत फ़र्क है। हमारी एज ऑन एवरेज कोर्ट फी दिल्ली में करीब 1.5% की है, अगर मैं एवरेज मानूँ तो, और यही करीब यूपी में आप दिल्ली से नोएडा चले जाए तो 9% के आसपास आ जाती है। तो ये स्टेट सब्जेक्ट है, इसके लिए आपको अपने लॉयर से कांटेक्ट करके डॉक्यूमेंट्स दिखा के बताना पड़ेगा कि भाई मेरा ये सूट है, ये बैनामा मैं कैंसिल कर रहा हूँ, इस पे कोर्ट फी की कैलकुलेशन क्या आएगी। तो एग्जैक्टली कंप्यूट करके आपको बता दिया जाएगा कि आपकी कोर्ट फी क्या आएगी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात करेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई कहाँ से बात कर रहे हैं? सर मेरा नाम बशीर अहमद है, मैं सर बड़गाम से बोल रहा हूँ। ठीक है, सवाल पूछिए अपना। सवाल ये है मेरा कि पब्लिक नोटरी एंड रजिस्ट्रेशन में क्या फ़र्क है? पब्लिक नोटरी और रजिस्ट्रेशन में? जी जी ठीक है, बिल्कुल बताया जाएगा। थैंक यू वेरी मच। देखिए, नोटरी जो है, पहले आप समझिए कि रजिस्ट्रेशन क्या है। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल पूछा आपने। देखिए, कुछ डॉक्यूमेंट्स, कानून ये कहता है कि कुछ डॉक्यूमेंट्स कंपल्सरली रजिस्ट्रेबल हैं, दफा 17 जो रजिस्ट्रेशन एक्ट की है। तो जहां कंपल्सरली रजिस्ट्रेबल डॉक्यूमेंट है, उसको आप, उस डॉक्यूमेंट की कोई लीगल एविडेंशियरी वैल्यू नहीं जब तक कि वो रजिस्टर्ड ना हो। तो उसके लिए आपको अपने कंसर्न सब रजिस्ट्रार या जो भी अथॉरिटी है वहां जाके, और उनके अपने स्लैब्स बने हैं कि गिफ्ट डीड का ये होगा, सेल डीड का ये होगा, एग्रीमेंट टू सेल का ये होगा, लीज एग्रीमेंट का ये होगा। हर कानून, मैंने कहा हर स्टेट के अपने रेवेन्यू कानून है स्टैंप ड्यूटी के, तो आप वहां जाके रजिस्टर करा सकते हैं। जो डॉक्यूमेंट कंपल्सरली रजिस्ट्रेबल नहीं है और आप चाहते हैं उसकी लेजिटिमेसी को और उसकी जो नवैयत है उसको और अच्छी मजबूत करने की, तो वो आप नोटरी पब्लिक यहाँ जाके रजिस्टर करा सकते हैं। बेसिकली अगर मैं बहुत सिंपल जबान में कहूँ तो ये है कि नोटरी पब्लिक एक रिकॉर्ड मेंटेन करता है जिसमें ये बात आती है कि भाई 2 फरीक या 3 फरीक जिन्होंने भी इस दस्तावेज को साइन किए हैं, वो मेरे सामने उन्होंने इसको दस्तखत किया है और वो उसके रिकॉर्ड में भी मेंटेन होता है। तो सिर्फ आपके ही डॉक्यूमेंट के ऊपर मुहर और साइन नहीं होते, नोटरी पब्लिक का एक अपना रजिस्टर होता है, उस पर भी आपको दस्तखत करने पड़ते हैं, ताकि कल को कभी इस बात की नवैयत पड़े डॉक्यूमेंट्स की ऑथेंटिसिटी को या लेजिटिमेसी को एसर्टेन करने के लिए, तो उस रजिस्टर को कोर्ट समन करा सकती है और ये देख सकती है कि बाकायदा ये नोटरी पब्लिक हुआ था या ये नोटराइज्ड हुआ था या नहीं हुआ था। अब इसी कॉन्टेक्स्ट में एक और चीज़ बता दूं, अब बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं इंडिया में, जैसे मान लीजिए आपको कोई एफिडेविट फाइल करनी है तो वो नोटरी होगी। नोटरी 10 रुपए के स्टैम्प पेपर पे नॉर्मली एफिडेविट बनती पूरे इंडिया में, कुछ मुख्तलिफ स्टेट्स को छोड़ दें अगर तो अब आप इंडिया में नहीं हैं और आप इंडियन हैं और आपको इंडिया में ही वो फाइल करनी है एफिडेविट, तो अब आप क्या करेंगे? स्टैम्प पेपर आप अब अगर आप इंग्लैंड में हैं, अमेरिका में, वहाँ तो मिलेगा नहीं। तो उसका तरीका ये होता है कि आप अपनी एम्बेसी में, जो इंडियन एम्बेसी है, वहाँ जाके उस डॉक्यूमेंट को एपोस्टाइल करा सकते हैं। एपोस्टाइल ट्रीटी है उसमें इंडिया भी सिग्नेटरी है और वो वर्ल्ड वाइड डॉक्यूमेंट्स एक्सेप्टेड हो जाते हैं। वकील साहब में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। हमारे साथ मारूफ वकील डॉक्टर फारूक साहब इस वक्त मौजूद हैं, जो आपके सवालों के लगातार जवाब दे रहे हैं। आपके जहन में भी कोई सवाल है, कोई उलझन है, कानूनी कोई पेचीदगी है, तो आप सवाल कर सकते हैं, डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। वकील साहब आपके सवालों के जो भी बेहतर जवाब होंगे वो देंगे। इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए, उनसे बात करेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं हैदराबाद से बात कर रहा हूँ। जी, आपकी आवाज़ नहीं आ रही। हैदराबाद से। हाँ जी, सवाल पूछिए अपना।
सवाल ये है कि ये लॉकडाउन की वजह से स्कूल वगैरह बंद हो गया और उसमें गवर्नमेंट की तरफ से प्रॉपर्टी टैक्स आ रहा है, स्कूल का टैक्स, तो उसमें मतलब कानूनी एतबार से क्या है, मतलब टैक्स से बचा जा सकता है या देना ही पड़ेगा? जो स्कूल वगैरह को टैक्स आ रहे हैं? हाँ। तो क्या आप कोई स्कूल चलाते हैं क्या, इस तरह का कुछ है? जी हाँ। हाँ ठीक है, बिल्कुल, चलिए बताया जाएगा। तो फारूक साहब, हैदराबाद से भाई का सवाल था कि अब लॉकडाउन में स्कूल वगैरह बंद है, लेकिन प्रॉपर्टी टैक्स वगैरह जो इस दौरान आया तो क्या उसको अदा करना है या बेहतर क्या तरीका है इसका? देखिए, इन चीज़ों का तो वेवर गवर्नमेंट ने दिया नहीं है, राइट। हालांकि इनके कंसर्न्स बड़े लेजिटिमेट हैं और मुझे लगता है कि ये एक प्रोस्पेक्टिव लिटिगेशन का मैटर है। कुछ लोगों ने शायद चैलेंज भी किया हो इन चीज़ों को लेके कि लॉकडाउन के पीरियड में जब इनकम ही नहीं रही तो बाकी और चीज़ों की टैक्स का वेवर दिया जाए। लेकिन अब ये पॉलिसी मैटर है, या तो गवर्नमेंट डिसाइड करे या कोर्ट्स डायरेक्शन दे। तो अगर जो लोग एग्रीव्ड हैं गवर्नमेंट के डिसीजन से इस बात को लेके, वो बिल्कुल रिट जुरिस्डिक्शन में कोर्ट, हाई कोर्ट जा सकते हैं अपने, और हाई कोर्ट के सामने अपनी गुहार लगा सकते हैं कि भाई ये, फिर हाई कोर्ट उसको मेरिट पे तय करेगी कि ये वेवर बनता भी है या नहीं बनता है। नहीं, अगर कोई प्राइवेट स्कूल वाला है और वो फीस अगर ले रहा है, जैसा कि आजकल देखा जा रहा है, डेली खबरें भी आ रही हैं कि प्राइवेट स्कूल वाले मनमानी फीस भी वसूल कर रहे हैं इस वक्त, तो फिर उनको तो प्रॉपर्टी टैक्स तो देना ही बनता है। बिल्कुल, उनको तो बनता ही है। और बहुत सारे जजमेंट्स भी आए हैं दिल्ली हाई कोर्ट के, राजस्थान हाई कोर्ट के, इलाहाबाद हाई कोर्ट के, और बड़े कुछ कन्फ्लिक्टिंग जजमेंट्स भी थे। ज्यादातर जो उसका जो क्रक्स निकल के आता है, मैं अगर उसको लबाब कहूँ तो वो बेसिकली ये है कि भाई आप ट्यूशन फी ले लें और बाकी चीजें न लें। हालांकि कुछ चीजें तो मैंने ऐसी भी देखी है कि स्कूलों ने, पहले आपने देखा होगा, शायद ख्याल किया हो कि पहले स्कूल के जो कंपोनेंट होती थी फी की, उसमें ट्यूशन फी बड़ी कम हुआ करती थी और बाकी चार्जेस ज्यादा हुआ करते थे। अभी मैंने देखा है कि उसकी बाकी कंपोनेंट को बहुत माइन्यूट कर दिया है और ट्यूशन फी को बहुत बढ़ा दिया है। तो अब ये सब चीजें हैं, केस वाइज चीजें रहती हैं। ये भी खबर आ रही है कि ट्रांसपोर्ट चार्जेस भी लिए जा रहे हैं जबकि बच्चे स्कूल भी नहीं जा रहे हैं। जी, और ये भी खबर आई है कुछ टीचर्स, मैं एक जगह कहीं अखबार में पढ़ रहा था कि कहीं किसी स्टेट में कुछ टीचर्स भी कोर्ट गए हैं कि फीस तो पूरी ली गई है इस नाम पे कि टीचरों को तनख्वाह दी जाएगी और स्टाफ को, स्कूल ने पैसे ले लिए, अपनी जेबों में रख लिए और उन्हें तनख्वाह दी नहीं। 2 दिन पहले मेरठ का भी एक ऐसा ही वाकया पेश आया जहाँ टीचरों ने बाकायदा एहतजाज भी किया इसको लेकर। जी, ये मुसीबत तो है। देखिए, अब ये एक बड़ा नियत का मामला भी है ना। अब अगर मेरी नियत में ही बेईमानी है और मेरी नियत ही खराब है कि मुझे पैसा बस अपने पॉकेट में डालना है, तो उसका कुछ नहीं कहा जा सकता। पर आप देखेंगे कि ऐसे भी इदारे और ऐसे भी इंस्टीट्यूशन हैं जिन्होंने बल्कि स्टूडेंट से कोई पैसा नहीं लिया और उसके बावजूद अपने जो उनके पास कॉर्पस था उसमें उन्होंने अपने टीचर्स की और अपने स्टाफ की जो है वो जो उनकी मदद वो कर सकते थे, 50% सैलरी या 60% या 20%, जो भी जैसा था। तो ये एक बड़ा सब्जेक्टिव मैटर है जो कि डिपेंड करता है। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। एक और कॉलर को शामिल करेंगे। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। कहाँ से बात कर रहे हैं भाई? मैं औरंगाबाद महाराष्ट्र से। जी, सवाल पूछिए अपना। वकील साहब से ये पूछना था कि कुछ लोग जमीन बेचते वक्त बॉन्ड कर देते हैं और कहते हैं कि एक साथ सबकी रजिस्ट्री हो जाएंगी। इस दौरान 4-5 साल गुजरने के बाद जब वो बॉन्ड वाला उसके पास जाता है, चलो भाई रजिस्ट्री करने के लिए, तो वो कहता आज के हिसाब से 2 लाख दो, 5 लाख दो तो साइन करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। तो ऐसे लोगों के लिए क्या करना चाहिए? चलिए, बिल्कुल, जो भी बेहतर होगा जवाब दिया जाएगा। फारूक साहब, देखिए, सबसे पहले तो मैंने जैसे अभी आपके इसी प्रोग्राम में शुरू में बोला था कि जब भी आप कोई जमीन या कोई प्रॉपर्टी लें तो सबसे पहले तो किसी लॉयर को कांटेक्ट करें लेने से पहले, ताकि आपको जमीन लेने के बाद पैसे फंसाने के बाद वकील के पास न जाना पड़े। तो पहले किसी लॉयर को एंगेज करें और उससे उस प्रॉपर्टी की पूरी तहकीकात कराएं, ड्यू डिलिजेंस कराएं। और तहकीकात बहुत बेसिक होती है, सब रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में उसके लियन वगैरह चेक किया जाए, वो
लॉयर ही या जो उस फील्ड में काम करते हैं वो यही काम कर सकते हैं कि जमीन जो आप ले रहे हैं वो जमीन जो आपको बेच रहा है वो बेचने के लिए है या नहीं है, कहीं कोई फ्रॉड डील तो नहीं हो रही है। तो पहले तो ये देखें। और जरूर लोग नॉर्मली करते नहीं है, बस बातें हुई और उस वक्त तो अच्छा बहुत याराना होता है तो आपने उठा के पैसे भी दे दिए और बाद में परेशानियां बढ़ती हैं, फिर आप अपने पैसे से भी जाते हैं, फिर आप मुकदमे में अपनी जिंदगी और अपने और रिसोर्सेज को फिर वेस्ट करते हैं। तो पहले तो आप तहकीकात करें जरूर, ड्यू डिलिजेंस करें जरूर, उसके बाद आप आगे बढ़े। ये मैं एक बड़ी कॉमन राय सबको दे रहा हूँ। अब दूसरी बात ये है कि जब भी आप कोई जमीन लें तो उसके दो तरीके होने चाहिए, या कोई भी जायदाद हो। एक जमीन एक जायदाद एक तरीका ये कि आप अपफ्रंट सेल हो रही है, मतलब 10 लाख रुपए की मान लीजिए 2 बीघा जमीन आप ले रहे हैं या मकान ले रहे हैं, 2 बिस्सा जो भी है, आपने रजिस्ट्री कराई, तहकीकात कराने के बाद आपने पैसे दिए और आपने पोजीशन ले लिया, आपने नाम पे सेल डीड हो गई। सेल डीड होने के बाद आपने उसकी जमाबंदी वगैरह म्यूटेशन वगैरह आपने करवा लिया। अब दूसरी सूरत हाल ये होती है कि जिसमें आपको एग्रीमेंट टू सेल करना होता है, मतलब अब बड़ी रकम देनी है, मान लीजिए 50 लाख रुपए देनी है, पर आपने तय हुआ बायर से साहब मैं एक साथ तो नहीं दे पाऊंगा पर धीरे धीरे दूंगा। एग्रीमेंट टू सेल होता है, उस एग्रीमेंट टू सेल का रजिस्ट्रेशन होना लाजमी। नॉर्मली लोग करते क्या है कि एग्रीमेंट टू सेल बनता है वो उसको रजिस्टर्ड नहीं कराते। तो जो अभी आपके एक हजरत ने सवाल पूछा था एक कॉलर ने कि क्या फर्क है, तो मैं उसी सवाल को लेता हुआ इसमें जोड़ता हुआ बताना चाहूंगा कि दफा 17 जो रजिस्ट्रेशन एक्ट की, स्टैम्प एक्ट की है, उसके तहत एग्रीमेंट टू सेल का रजिस्ट्रेशन होना लाजमी है, मैंडेटरी है। और इस पे बहुत जजमेंट्स है, देयर आर कैटन ऑफ जजमेंट्स कि अगर रजिस्ट्रेशन नहीं है तो दैट डॉक्यूमेंट डज नॉट हैज एनी एविडेंशियरी वैल्यू। तो ये बॉन्ड पे कराना, जमीनें लेना और बाद में फिर अपने आप को मजबूर, अपने आप को उनके हवाले करना कि वो आपके हाथ को मरोड़ सके, ये सही तरीका नहीं है। इसलिए आप पहले या तो अपफ्रंट सेल करें या एग्रीमेंट टू सेल करें और तहकीकात करें, दोनों तहकीकात, बिल्कुल तहकीकात करके ही ये कदम आगे बढ़ाएं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी भाई, कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं ज़ेरावाल से बात कर रहा हूँ, उस हिसाब से पूछना है जी। हेलो, हाँ जी, सवाल कीजिए अपना। हाँ, ये सिविल सूट में इशू ऑफ फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कोर्ट की है या एडवोकेट की है? हेलो, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आपकी आवाज़ आ रही है जी, बिल्कुल जवाब दिया जाएगा। फारूक साहब जी, इश्यूज फ्रेम कोर्ट करती है, लेकिन पार्टीज की असिस्टेंस ले लेती है। पार्टीज की असिस्टेंस ये कहती है कि डिफेंडेंट को और प्लांटिफ को, दोनों को कहती है कि आप अपने प्रोपोज्ड इश्यूज फाइल कर दें। प्रोपोज्ड इश्यूज देख के कोर्ट प्लीडिंग्स को देख के इशू फ्रेम कर देती है। इशू फ्रेम करना प्रोरोगेटिव, मतलब जिम्मेदारी जो है वो अदालत की है, लॉयर्स की नहीं है, नंबर 1। नंबर 2 कि अगर किसी ने प्रोपोज्ड इशू फाइल नहीं किए तो जज साहब प्लीडिंग्स को देख के, यानी प्लेंट को, दावा और जवाब दावा को देख के, WS रिटन स्टेटमेंट को देख के ये तय कर लेंगी कि इस पे क्या इश्यूज फ्रेम होने हैं। पर इश्यूज फ्रेम करना कोर्ट की जिम्मेदारी है जी। चलिए एक और कॉलर को जोड़ेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मैं कश्मीर से बात कर रही हूँ, मेरा नाम सादिया है। जी सादिया जी, बोलिए, सवाल पूछिए। जी मुझे ना ये पूछना था वकील साहब से। एक बंदे ने ना लोन निकाला, बैंक से निकाला, वो खुद बैंक एम्प्लॉय था, मतलब कि वो वहाँ से रिटायर, मतलब उनको सस्पेंड कर दिया था दूसरे बैंक ने, तो उन्होंने जम्मू कश्मीर बैंक से लोन लिया। एक तो मेरे पापा रहे उसमें गारंटर, दूसरा बैंक ने उसको प्रोवाइड किया था। मतलब वो ऐसे थे कि मतलब लोन देते हैं उसको, तो एक को ऐसे फंसा था, दूसरा को बैंक की तरफ से होता है दूसरा। अब जब उसने कोई किस्मत ना भरी उसमें जो उसको भरना था, तो फिर वो उन्होंने हमसे वो लिया, जो दूसरा था तो दूसरा गारंटर, उससे भी फिर हमने उससे अकाउंट से भी थोड़े बहुत पैसे कटवाए, लेकिन वो उसका जो सैलरी अकाउंट था ना, वो उस पे लोन नहीं दिया था उन्होंने उसको, उन्होंने उसको सेविंग अकाउंट खुलवाया था
बंदे का जिसको उन्होंने लोन दिया था, तो हम उसमें फंस गए। अब जब हम बैंक वालों से कहते हैं कि आप कुछ कीजिए इसमें, वो कहते हैं कि जी ये बोरोवर की ये है, अब आपने उस टाइम गारंटी ली थी तो आपको ही पे करना है। लेकिन वो एक ही बंदे को मत पे करना है, दोनों को करना है। अगर आप वो भी नहीं, तो बैंक की तो गलती थी ना उसमें, वो अपनी गलती मानने के लिए तैयार ही नहीं। अगर कोई आम बंदा जाएगा लोन लेने बैंक से, तो उसको कितने सारे मतलब वो प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, तब जाके बैंक लोन देता है। बैंक को पता था कि ये नहीं है ना, तो जॉब इसके पास है ना सेविंग अकाउंट है। लोन की रकम कितनी थी जी? वो 60,000 रुपया थी। लेकिन आप उसमें जो सूद चढ़ता है ना, वो उससे ज्यादा चढ़ता है। हम एक ही बंदा तो नहीं उतारेगा ना, वो दोनों की गलती थी ना। फिर उसमें जो उन्होंने बैंक वालों ने उसको दूसरा गारंटर जो प्रोवाइड किया था, उससे वो कुछ नहीं करते। जब हम उसको थोड़ा बहुत पूरा करते हैं, फिर थोड़ी बहुत उससे रकम ली जाती है, लेकिन फिर छोड़ा जाता है उसको ऐसे ही। चलिए बिल्कुल बिल्कुल सादिया जी, समझ में आ गया, बिल्कुल जवाब दिया जाएगा। फारूक साहब, गारंटर का मसला है, गारंटी लिया इन्होंने, किसी का पैसा इनको भरना पड़ रहा है उसका। देखिए ऐसा है कि गारंटी के मामले में बहुत साफ सी बात है, और सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत लैंडमार्क जजमेंट है इस केस ऑर्गेनिक्स करके वर्सेस एक्सिस बैंक, जिसपे कि सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि बोरोवर और गारंटर एक ही दायरे में है। अगर आपने गारंटी ली है तो आपने पैसे देने हैं, अगर बोरोवर नहीं लिया। अब इनकी ग्रीवियांस वो ये है, दो गारंटर थे, मुझसे पैसे लिए आ रहे, दूसरे गारंटर से नहीं लिए आ रहे, ये ग्रीवियांस भी नहीं चलेगी। अब मान लीजिए दूसरे गारंटर को बैंक की निगाह में दूसरे गारंटर का मामला कुछ बनता ही नहीं है, और दूसरा गारंटर जो है वो क्या कहते हैं, बिल्कुल वो है, उसके पास रिसोर्सेज नहीं है, तो वो आपसे रिकवर करेगी। हाँ, अब तीसरी बात ये आती है कि अगर बैंक ने अपने प्रोटोकॉल्स में गलती की है, अपने अंडरस्टैंडिंग में गलती की है, डॉक्यूमेंटेशंस में गलती की है, तो आप उसको चैलेंज करें कि ये इसमें ये प्रॉब्लम है, इसमें ये लीगल लूपहोल्स थे, तो वो सारी चीजें वहां पे ठीक होंगी। लेकिन इसलिए गारंटी उसी की दे जिसकी जिम्मेदारी लेने को आप तैयार हो, वरना मत ले। गारंटर बनना, आप अपने आप को बोरोवर जो पैसे ले रहा है उसके, यू आर स्टेपिंग इनटू हिज शूज, आप और वो बराबर हैं कानून की निगाह में जब पैसे रिकवरी की बात आएगी तो। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। एक और कॉलर को शामिल करेंगे जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ से बात कर रहे हैं? दिल्ली से बात कर रही हूँ, नाजमा। जी नाजमा जी, सवाल पूछिए। जी, मेरा सवाल ये है कि हमारी जो घर की प्रॉपर्टी है, तो मतलब ये 7 भाई हैं, 6 भाई इनके सौतेले हैं और ये अकेले हैं अपनी माँ के। तो जो 6 भाई सौतेले हैं? जी जी ठीक है। 6 भाई सौतेले हैं, ये अपनी पहली माँ के अकेले हैं, वो दूसरी मम्मी के हैं। तो वो जो है मतलब प्रॉपर्टी में घपला कर रहे हैं, हमारा हिस्सा रहे हैं। तो अब मतलब आप ये बताइए हमें कि हमें क्या करना चाहिए, मतलब उनके ही कब्जे में है सारा हिस्सा। जो 6 भाई उनके कब्जे में है पूरा? जी जी। चलिए बिल्कुल, फारूक साहब इसका कोई बेहतर जवाब दे सकते हैं? इसका रास्ता ये कोर्ट चाहिए, किसी अच्छे लॉयर को इंगेज कीजिए और अपनी बातें उन्हें बताइए, डॉक्यूमेंट्स दिखाइए और एविक्शन का मुकदमा फाइल कराइए। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। एक और कॉलर को शामिल करेंगे जी। अस्सलाम वालेकुम। जी हैदराबाद से बात कर रहा हूँ नवीद। जी जी, सवाल पूछिए भाई अपना। जी, मेरे मदर के साथ चीट हो गया और रजिस्ट्री ऑफिस में ले जाकर 10 लाख का वादा करके 1 लाख रुपए देके और बाकी का 7 लाख का चेक देके भिजा दिए, और रजिस्ट्री किसी और के नाम से कराए, चेक किसी और के नाम का दे दिए। तो जब आपने लिया था चेक उस टाइम, उस वक्त देखा नहीं था आपने? मैं मदर तो हमारे अनएजुकेटेड है, उन्होंने ला लिया, मैं आउट ऑफ में था। ये हो के भी 8 महीने हो गया। चलिए, तो 6 लाख का चेक किसी और के नाम से है? 7 लाख का चेक दे दिए, 1 लाख कैश दे दिए। ठीक है। 8 लाख का वादा करे थे वो लोग। चलिए ठीक है, बिल्कुल बताया जाएगा। तो फारूक साहब इसका कोई बेहतर हल हो सकता है? और रिकवरी का मुकदमा फाइल कीजिए और साथ में फ्रॉड किया है तो क्रिमिनल एक्शन भी शुरू कीजिए। दोनों काम आप कर सकते हैं। नहीं, जो 7 लाख का चेक दिया गया वो भी किसी और का नाम दिया इन्होंने बताया। हाँ, तो रिकवरी का मुकदमा फाइल करें ना, सेल डीड तो हो चुकी है ना, सेल डीड तो कैंसिल होगी नहीं। पहले कानून ये था कि सेल डीड कैंसिल करा लेते थे, अब सुप्रीम कोर्ट ने अभी मई में जजमेंट आया, लॉकडाउन के पीरियड में आया है, पहले से जजमेंट था कि सेल डीड
अगर पैसा नहीं आया है, पोस्ट डेटेड चेक है या गलत चेक है, तो आप सेल डीड तो इरिवर्सिबल डॉक्यूमेंट है, एट बेस्ट यू कैन फाइल अ रिकवरी। आप उस पर रिकवरी का सूट फाइल करें और आपके साथ फ्रॉड किया है तो आप क्रिमिनल मुकदमा फाइल करें। लेकिन इसमें अगर गवर्नमेंट वैल्यू अलग होती है, मार्केट वैल्यू अलग होती है किसी भी प्रॉपर्टी की, तो यह है कि जब मुकदमा करेंगे तो क्या गवर्नमेंट वैल्यू से मिलेगी या मार्केट वैल्यू से मिलेगा? नहीं, जो आपकी सेल डीड, अब यहाँ तो सेल डीड हो चुकी है, सेल डीड तो रकम तो लिखी गई होगी ना उसमें। सेल डीड में तो गवर्नमेंट रेट जो होगा वही होगा, तो गवर्नमेंट तो वही सेल डीड तो हम वही मानी जाएगी, वही रकम वापस होगी इनको। बिल्कुल, जो भाई कॉन्ट्रैक्ट तो वही है ना। अगर आपने उसमें कोई कैश का एलिमेंट है तो वो तो गया। नहीं, एग्रीमेंट जो करते हैं, एग्रीमेंट तो अलग होता है, सेल डीड अलग बनती है। एग्रीमेंट में तो पैसा आदमी ज्यादा लिखवाता है मार्केट वैल्यू के हिसाब से, लेकिन सेल डीड में तो गवर्नमेंट का रेट रहता है। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सेल डीड का कानून ये है कि मान लीजिए कि आप अपनी कोई प्रॉपर्टी बेच रहे हैं जिसकी सर्किल रेट 5 लाख रुपए मौजूदा, पर वो डील 8 लाख रुपए की है, तो आप 8 लाख रुपए पे आप रजिस्ट्री कराएं और 8 लाख पे स्टैंप ड्यूटी दें। अब मान लीजिए सर्किल रेट 5 लाख रुपए का है पर डील 4 लाख रुपए की, डिस्ट्रेस सेल है, आप मजबूरी में बेच रहे, सस्ता बेच रहे, तो भी स्टैंप ड्यूटी 5 लाख पे देनी पड़ेगी। तो मैं ये कहता हूं कि जो एक्चुअल वैल्यू किसी भी ट्रांजैक्शन की तय हुई है, लोगों को उसी वैल्यू पे करना चाहिए ताकि कोई और परेशानी पैदा ना हो। चलिए, एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। कहाँ से बात करें भाई? मैं श्रीनगर से कर रहा हूँ। जी, सवाल पूछिए अपना। श्रीनगर सवाल, मैंने परसों डिग्री ली है केस की। जी, मैंने डिग्री ली है, किसी एक एग्रीमेंट था, मेरी जो रेंट बकाया थी कंपनी को कम्युनिकेशन से, टेलीकम्युनिकेशन से। जी पूछिए। जी सवाल पूछिए। मैं आपसे ये आवाज सर, मेरे पास एक लीज भी था एक कंपनी के साथ फॉर द टर्म ऑफ 15 ईयर। उन्होंने वो बीच में ही एग्रीमेंट, फिर मैंने कोर्ट में आवाज आपकी क्लियर नहीं पहुंच पा रही हम तक। हाँ, आवाज आपकी नहीं पहुंच पा रही हम तक। एक बार दोबारा ट्राई कीजिए। मैंने एक कंपनी है ना, टेलीकॉम की कंपनी, ठीक है, कंपनी है एक। हाँ, मैंने इनसे लीज किया है फॉर द टर्म ऑफ 15 ईयर। सवाल आपका आप सुने मेरी आवाज? नहीं, आवाज़ आपकी क्लियर नहीं आ पा रही है। एक बार दोबारा ट्राई कीजिए, दोबारा कट करके एक बार ट्राई कीजिए, इंशाल्लाह आवाज़ आएगा तो जो भी बेहतर होगा उसका जवाब दिया जाएगा। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़े, उनसे बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। गालिबन ये भी कॉल जो है वो ड्रॉप हो गया। फारूक साहब, इससे पहले लगातार रजिस्ट्री की बात हो रही थी। एक रजिस्ट्री होती है जिसका लिंक डॉक्यूमेंट्स हमको मिल जाता है, ईसी आप निकाल लीजिए, ज़मीन कितनी बार बेची गई, कितनी बार खरीदी गई, आपको पूरा लिंक मिल जाता है। लेकिन जो नोटरी होती है, क्या उसका भी इस तरह का रिकॉर्ड होता है? किसी ज़मीन की नोटरी अगर हमने कराई है, ये ज़मीन इससे पहले किसके पास थी, उससे पहले किसके पास थी, क्या गवर्नमेंट के पास इसका रिकॉर्ड होता है कुछ? बिल्कुल, पूरा टाइटल होता है, पूरी चेन होती है। आप कभी भी कोई सेल डीड देखिएगा, आपको अगर वो ज़मीन 20 बार बिकी तो 20 बार का रिकॉर्ड आएगा उसमें। नहीं, नोटरी का भी गवर्नमेंट के कंप्यूटराइज रिकॉर्ड रहता है पूरा? रिकॉर्ड पूरा अब तो डिजिटलाइज करना शुरू कर दिया गवर्नमेंट, बड़ी अच्छी बात है। चलिए, यूपी वगैरह में तो आपको बहुत सारे रिकॉर्ड डिजिटलाइज मिल जाएंगे। आप यहीं बैठे बैठे, मैं यहाँ बैठे बैठे दिल्ली में मुजफ्फरनगर और सहारनपुर की जमीनों की डिटेल देख सकता हूँ। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया फारूक साहब, हमारे साथ आपने कीमती वक्त अपना दिया, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो नाज़रीन, इस प्रोग्राम में फ़िलहाल इतने, अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। आदाब।